नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है और साथ ही साथ आपको जनरल अवेयरनेस की तैयारी भी करवाई जाती है। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, जीके जीएस के रामबाण का सीरीज का 27वां लेक्चर आप लोगों के सामने है। इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारे लेक्चर देखिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए और उसको लगातार रिवाइज करते रहिए। तभी जो है जीके मजबूत होती है, क्योंकि हम इस सीरीज में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करते हैं जो कि DFCCIL, CGP, DTM, SSCJE और किसी अन्य एग्जाम में भी हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि हम इसको TCS स्पेशल रखने की कोशिश करते हैं। तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास देखिए किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 391 है कि जीन जैकस रूसो एक प्रसिद्ध क्या थे और किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो SSC GD 2018 में हुआ था, जो कि 11 फरवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 391 तक पहुँच चुके हैं, तो बस इसको एंजॉय करते रहिए और सपोर्ट करिए, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करवाने वाले हैं। तो जीन जैकस जो रूसो थे, एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, प्रसिद्ध चिंतक थे और कहाँ के थे, तो ये थे आपको फ्रांस के। तो ध्यान रखिएगा, जीन जैकस रूसो एक फ्रांस के दार्शनिक थे, फ्रांस के फिलोसफर थे, फ्रांस के चिंतक थे। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। और इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत प्रिंसिपल दिया था कि फर्स्ट एजुकेशन शुड बी प्योरली नेगेटिव। यानी कि देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा सोचने वाली प्रिंसिपल है कि फर्स्ट एजुकेशन, जो पहली एजुकेशन, पहली शिक्षा मिलती है, वो शुड बी प्योरली नेगेटिव होती है। तो इनका प्रिंसिपल था, मेरा प्रिंसिपल नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि जीन जैकस रूसो एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, प्रसिद्ध फिलोसफर थे, फ्रांस के थे, और उनका एक प्रसिद्ध प्रिंसिपल था कि फर्स्ट एजुकेशन शुड बी प्योरली नेगेटिव। फर्स्ट एजुकेशन शुड बी प्योरली नेगेटिव। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पक्षी के बारे में पूछा गया है जो कि शांति का प्रतीक है। तो देखिए शांति का प्रतीक पक्षी माना जाता है कबूतर को। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना है, करेक्ट उत्तर इसका ए होगा। अब देखिए कबूतर में जो सफ़ेद कबूतर होते हैं वो शांति के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए सफ़ेद रंग भी जो होता है वो अब जो है शांति का प्रतीक होता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अपना जो प्यारा झंडा है उसमें भी बीच में जो सफ़ेद रंग होता है वो शांति का प्रतीक के लिए ही दिया गया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है कि जो सफ़ेद कबूतर होते हैं, यानी कि वाइट पीजन होते हैं, वो आपको शांति का प्रतीक माने जाते हैं। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो देखिए सबसे लंबी हड्डी पूछा जा रहा है मानव शरीर की, और देखिए सबसे लंबी तो है ही, साथ ही साथ सबसे जो है स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत हड्डी भी है, तो यह है फीमर। करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, फीमर इसका सही उत्तर होगा। यानी कि लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ फीमर। और एक कहाँ की होती है, थाई की हड्डी होती है, यानी कि जांघ की हड्डी होती है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए सबसे लंबी तो मैंने बता दिया, सबसे छोटी हड्डी भी पूछा जाता है तो कान की होती है स्टेपिस। तो स्टेपिस जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी होती है, कहाँ पर होती है, तो कान की हड्डी होती है। इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किनको जो है लाइट ऑफ द एशिया के नाम से जाना जाता है। द लाइट ऑफ द एशिया के नाम से किनको जाना जाता है। तो देखिए भगवान बुद्ध को। करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, भगवान बुद्ध को यहाँ पर द लाइट ऑफ द एशिया, यानी कि एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाने जाते हैं। और इन्होंने जो है बुद्ध धर्म का यहाँ पर शुरुआत की थी। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध को जो है द लाइट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछे गए, हम डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ जो है वर्ष कब टूटा। तो देखिए पहले हुआ करता था USSR। क्या आप बता सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आप जाकर इसको सर्च करिएगा कि USSR का जो है फुल फॉर्म क्या है। तो इसको जो है हिंदी में सोवियत संघ बोलते हैं। ये वर्ष जो है 1991 में टूट गया। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा, करेक्ट उत्तर 1991 होगा। और देखिए 1991 का जो दौर था दोस्तों, शीत युद्ध का दौर का समाप्ति था, लेकिन भारत का एक महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर घटना घटी, जो कि LPG रिफॉर्म के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी, बंद अर्थव्यवस्था थी, लेकिन इसको जो है ओपन करने का यहाँ पर निर्णय प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया। तो देखिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशंस और ग्लोबलाइजेशन, ये 3 रिफॉर्म जो है 1991-92 में ही लाया गया था। और उसी दौर में जो है सोवियत संघ का यहाँ पर विघटन हुआ था 1991 में। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए सोवियत संघ जो अभी वर्तमान में जो है रूस देखने को मिलता है, तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि टोटल 15 भाग में यहाँ पर टूट गया था।
तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, रसिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान। ये कुल मिलाकर 15 जो है यहाँ पर देशों में जो है रूस टूट गया। अब जो है वर्तमान रूस जो है यहाँ पर बचा है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहले जो है 1991 से पहले सभी जो है ये आपको यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। 15, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने भागों में जो है टूट गया था, तो 15 भागों में ये टूट गया था। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, यूएसएसआर 1991 ईस्वी में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है। देखिए यहाँ पर पूछा जाता है कभी कि नर्मदा नदी निकलती किस राज्य से है, तो लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि मध्य प्रदेश से निकलता है या फिर महाराष्ट्र से निकलता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इसको जो है रीवा भी बोला जाता है, नर्मदा को रीवा जो है बोला जाता है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं कि रीवा जो है किस नदी को बोला जाता है, तो नर्मदा को बोला जाता है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैप दिखाता हूँ जो कि भारतीय जो है नदी सिस्टम का। तो नर्मदा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हुई और ये बंगाल की खाड़ी में ना गिरकर ये अरब सागर में गिरती है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी, तो 3 नदी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। नर्मदा देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ताप्ती भी जो है अरब सागर में गिरती है, और एक है साबरमती, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो 3 नदी जो है अरब सागर में गिरती है, बाकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्रा सभी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1920 का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है। तो देखिए 1920 में क्यों, क्योंकि 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, और इसी जो है कांग्रेस के अधिवेशन में इसको जो है स्वीकार किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 1920 में जो है असहयोग आंदोलन यहाँ पर जो है एक्सेप्ट किया गया था। तो कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो नागपुर में हुआ था। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। ध्यान रखिएगा नागपुर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सी बी राघवाचार्यार थे। सी बी यहाँ पर ध्यान रखना है, सी बी जो है यहाँ पर राघवाचार्यर इनका नाम था। तो ध्यान रखिएगा सी बी राघवाचार्यर थे जो कि अध्यक्ष थे इस जो है सेशन के, कांग्रेस के 1920 का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था। और देखिए महात्मा गांधी जो है एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो थी 1924 की बेलगांव जो सेशन हुआ था। ध्यान रखिएगा 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, और महात्मा गांधी एकमात्र जो है सेशन में अध्यक्ष बने थे। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1900 यहाँ पर 1900 देखिए 20 का यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अब देखिए 1924 का जैसा मैंने बताया, तो महात्मा गांधी थे बेलगांव अधिवेशन के। इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 1922 वाला अधिवेशन थे गया में हुआ था। ये भी आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गया अधिवेशन 1922 में हुआ है था, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो देशबंधु चित्तरंजन दास थे। देशबंधु चित्तरंजन दास थे, ये भी आपको जरूर ध्यान रखिएगा। तो एक बार जो है इसको झलक ले लीजिए। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लावणी एक लोक नृत्य शैली है, किस राज्य का है। तो दोस्तों लावणी जो है वो महाराष्ट्र का है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा, यानी कि महाराष्ट्र का जो प्रमुख लोक नृत्य में से एक लावणी है। तो जरूर ध्यान रखिएगा लावणी जो लोक नृत्य है वो महाराष्ट्र का है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए गरबा पूछा जाता है तो आपको गुजरात का है, तो इस तरह से आपको ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और बिहू पूछा जाता है तो असम का है, इसको भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अंतःस्रावी। तो अंतःस्रावी तंत्र यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड, और हिस्सा नहीं है, तो नहीं है पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें से जो पीनियल ग्रंथि है ये है, लार ग्रंथि भी है यहाँ पर, सॉरी लार ग्रंथि जो है आपको ध्यान रखना है ए नहीं है, क्योंकि आपको ए जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है, तो बाह्यस्रावी जो है ग्रंथि में आती है। और यहाँ पर देखिए थाइमस और एड्रिनल ग्रंथि, ये यानी कि आपको ध्यान रखना है लार ग्रंथि यानी कि सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो जो है यहाँ पर आपको जो है बाह्यस्रावी ग्रंथि में आता है, अंतःस्रावी में आता है पीनियल, थाइमस और एड्रिनल। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, लार ग्रंथि इसमें से हिस्सा नहीं है।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में गृह युद्ध जो है कब समाप्त हुआ था। तो देखिए श्रीलंका में गृह युद्ध जो है बहुत लंबे समय से चला आ रहा था। अब देखिए कब से, तो 1983 में भारत जब विश्व कप जीता था, 1983 में, ध्यान रखिएगा 1983 में भारत वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव की कप्तानी में, और 1983 में जो है श्रीलंका में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। इसको ध्यान रखना है। अब गृह युद्ध जो है किसके बीच में स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ के देखिए सिंहलीज और तमिल कम्युनिटी थे, वो गवर्नमेंट के खिलाफ जो है यहाँ पर जो है विद्रोह शुरू किए। और देखिए जो इन दोनों का जो सम्मिलित ग्रुप था वो था लिट्टे, LTTE, ध्यान रखिएगा LTTE। अब बोलिएगा इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम इसका फुल फॉर्म है। तो इसके द्वारा जो है गवर्नमेंट के विरुद्ध जो है यहाँ पर विद्रोह किया गया, और 1983 से देखिए 2009 में जाकर ख़त्म हुआ। तो ध्यान रखिएगा 2009 में जो है यहाँ जाकर ख़त्म हुआ, तो इसको करेक्ट उत्तर होगा 2009, सही उत्तर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट इन द प्लांट ड्यू टू टच, अगर किसी पौधे को टच करते हैं यानी कि स्पर्श करते हैं तो उसमें जो है दिशात्मक वृद्धि होती है, तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, उसको बोला जाता है थिग्मोनेस्टी। तो थिग्मोनेस्टी बोला जाता है, करेक्ट उत्तर इसका ए होगा। यानी कि द मूवमेंट ऑफ द प्लांट ड्यू टू टच इज नोन एज थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट। थिग्मोट्रोपिज्म इज ए डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट विच अकर एज ए मैकेनोजरी रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलस। तो इसको ध्यान रखिएगा कि स्पर्श करते हैं तो उसमें दिशात्मक वृद्धि होती है किसी पौधे में, तो उसको बोलते हैं थिग्मोनेस्ट्री, तो इसको या फिर थिग्मोट्रोपिक जो है मूवमेंट इसको बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महानदी और गोदावरी के डेल्टा जो है किस तरह के मिट्टी से भरपूर होते हैं। तो देखिए जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, यहाँ पर महानदी, गोदावरी, ये सब जो डेल्टा वाले क्षेत्र होते हैं वो अलुवियल सॉइल यानी कि कछार मृदा से भरपूर होते हैं। तो अलुवियल सॉइल इसका सही उत्तर होगा, यानी कि कछार मृदा होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो अलुवियल सॉइल होते हैं दो तरह के होते हैं, ध्यान रखिएगा, एक होता है खादर और एक होता है बांगर। तो खादर और बांगर होते हैं, यानी कि जो पुराने जलोढ़ मिट्टी होते हैं उसको बांगर और नए जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं खादर। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। अब देखिए मैप में आप देख पा रहे होंगे, तो देखिए अलुवियल सॉइल, जो अलुवियल सॉइल है ये आपको देखिए ये पूरा गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना का मैदानी भाग है। इसको देखिए कोस्टल एरिया पूरा जो है यहाँ पर आपको पूरा जो है अलुवियल सॉइल से भरपूर है। यहाँ पर देखिए ब्लैक सॉइल आपको दक्कन के पठार में ये सब देखने को, जो कि यहाँ पर कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको देखिए माउंटेन सॉइल ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और देखिए रेड सॉइल जो है बहुत सारे भाग में जो है पाया जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा मैप इसको निहार सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आप जो है कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए किस जो है रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप है उसको कई भागों में बांटा गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो ओ नेगेटिव होते हैं दोस्तों, अगर ओ नेगेटिव हैं तो इसको बोला जाता है सार्वभौमिक दाता, यानी कि वो किन्हीं को भी रक्त दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी कि यूनिवर्सल जो है डोनर इसको बोला जाता है, सार्वभौमिक दाता इसको बोला जाता है। तो ओ नेगेटिव, करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा। अब देखिए एक होता है जो है सार्वभौमिक जो है यानी कि सार्वग्राही होता है, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर उसको बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, तो ए बी पॉजिटिव अगर जिसका रक्त समूह है वो किसी से भी ले सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये दो जो है यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव को, यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है ए बी पॉजिटिव को बोला जाता है। तो ये दो जो है आपको थोड़ा सा कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि योजना आयोग को खत्म करके प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके यहाँ पर आपको ध्यान रखना है नीति आयोग को लाया गया। तो नीति आयोग को लाया गया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी घोषणा 2014 में हुई थी, लेकिन 1 जनवरी 2015 को इसका ऑफिशियली जो है यहाँ पर बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आया। लेकिन योजना आयोग की शुरुआत कब हुई थी, तो 15 मार्च, ध्यान रखिएगा डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। 1950 को इसकी स्थापना की गई थी, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको ख़त्म कर दिया गया 13 अगस्त को, 13 अगस्त 2014 को इसको ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है। तो इसको सही उत्तर होगा 1950, डी उसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसके जो चेयरमैन होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जिस तरह से जो है
नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो इस तरह से ध्यान रखना है। लेकिन जो डिप्टी चेयरपर्सन होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। तो देखिए गुलजारी लाल नंदा जो है पहले डिप्टी चेयरपर्सन थे, यानी कि पहले उपाध्यक्ष अगर पूछा जाए कि प्लानिंग कमीशन के कौन थे तो गुलजारी लाल नंदा थे। अब देखिए लास्ट कौन थे तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो थे वो लास्ट जो है प्लानिंग कमीशन के जो है डिप्टी चेयरपर्सन थे। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका ध्यान रखिएगा 1950 सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में जो है कौन से शामिल नहीं है। तो देखिए जब गांव में आप देखते होंगे कि चुनाव होता है तो इस तरह से उसमें 3 को एक साथ चुनाव होते हैं, जिसमें पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और यहाँ पर जिला परिषद होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो ग्राम समिति का चुनाव जो है नहीं होता है, तो ये शामिल नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। तो पंचायत समिति होता है, ग्राम पंचायत होता है, जिला परिषद होता है। तीनों का चुनाव एक साथ होता है, क्योंकि त्रिस्तरीय जो प्रणाली होती है स्थानीय सरकार में उसमें ग्राम समिति जो है शामिल नहीं होती है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। तो देखिए लाइक जरूर करिए वीडियो को, और देखिए जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।